25 जुलाई 2024 उरण तालुका नवी मुंबई। जब सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बेलापुर की एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट का काम करती है, जो कि टाइम से ऑफिस जाती है और टाइम से घर चली जाती है। लेकिन 25 जुलाई को वो हाफ डे लेकर घर आती है और अपने किसी दोस्त से मिलने जा रही है बोलकर दोबारा घर से निकल जाती है। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब उन्होंने उसको कॉल लगाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और इसी घबराहट में वो पुलिस स्टेशन आकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज करती है और तुरंत कार्रवाई शुरू कर देती है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका था और अभी भी यशश्री का कोई भी पता नहीं चल रहा था। बीते वक्त के साथ साथ माता पिता की उम्मीदें भी कमज़ोर होती जा रही थी। 24 घंटे के बाद लगभग रात के 2:40 पर पुलिस स्टेशन में किसी बंदे ने कॉल किया और बताया कि कोटनाका के पेट्रोल पंप के पीछे एक कूड़े के ढेर में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते बहुत बुरी तरीके से नोच रहे हैं। इतना सुनने के बाद ही पुलिस फौरन उस लोकेशन पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इतना सुनने के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और डेड बॉडी को जब देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि डेड बॉडी पे इतने ज़्यादा धारदार हथियार से कट्स थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था जिसकी शिनाख्त न किया जा सके। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजने के बाद पुलिस ने यशश्री शिंदे के माता पिता को कॉल करती है और हॉस्पिटल आने को बोलती है। पुलिस की कॉल सुनने के बाद यशश्री के पूरे परिवार ने सिर्फ भगवान से यही दुआ करते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि ये उनकी बेटी ना हो। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। यशश्री के पिता अपनी बेटी के कुछ कपड़े और कुछ एसेसरीज से पहचान लेते हैं कि ये उनकी बेटी यशश्री ही है। सुरेंद्र कुमार से जब पूछताछ की गई और ये भी उनसे पूछा गया कि क्या उनकी बेटी का किसी से कोई अनबन थी या कोई लड़ाई झगड़ा था, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी कि 2019 में जब उनकी बेटी यशश्री स्कूल जाया करती थी तो उसको एक 23 साल का लड़का जिसका नाम दाऊद शेख था और जो कि पेशे से एक बस कंडक्टर था, वो उसको आते जाते परेशान किया करता था। और एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को उससे बात करते हुए देख लिया और पुलिस कंप्लेंट करके उसको पॉस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया था, क्योंकि उस समय यशश्री मात्र 16 साल की नाबालिग लड़की थी। इतना सुनने के बाद पुलिस अपने पूछताछ को और आगे बढ़ाती है और 2 टीम बनाई जाती है। एक टीम जो कि यशश्री की लास्ट लोकेशन की तरफ जाती है और दूसरी और भी सबूत जुटाने में लग जाती है। इधर कोर्ट से मिली रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस को ये पता चलता है कि जेल होने के ठीक 1.5 महीने बाद ही दाऊद शेख जेल से बेल पर बाहर आ चुका था और इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। यहाँ तक कि 5 साल तक कभी भी दाऊद शेख किसी को नजर भी नहीं आया था। इधर दूसरी टीम बहुत सारी मेहनत के बाद आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उनको ये दिखता है 2:14 पर एक लड़की हाथ में छाता लिए हुए एक रास्ते की तरफ जा रही है। उसके ठीक 8 मिनट बाद ही एक लड़का उसका पीछा करते हुए जा रहा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दाऊद शेख था, जो कि पेशे से एक बस कंडक्टर था। इतने सालों के बाद यशश्री का दाऊद से क्या कनेक्शन था, इस कनेक्शन को जानने के लिए जब पुलिस ने यशश्री के दोस्तों से पूछताछ करना शुरू किया तो उसमें से किसी एक दोस्त ने बताया कि उसको घटना से एक दिन पहले यानी कि 24 जुलाई को यशश्री का कॉल आता है और उसने बताया कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन उसको डर भी लग रहा है। तो इस पर उसके दोस्त ने बताया कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन इस पर यशश्री ने उसको मना कर दिया और दुर्भाग्य से उस दोस्त को न उस मजबूरी के बारे में पता था और ना ही यशश्री के लास्ट लोकेशन के बारे में पता था और ना ही उस लड़के के बारे में पता था जिससे यशश्री मिलने जा रही थी। अब इस अनसुलझे हुए केस को सॉल्व करने के लिए जब पुलिस ने यशश्री शिंदे के कॉल डिटेल्स निकालना शुरू किया तो यहाँ पर न सिर्फ यशश्री की लास्ट लोकेशन पता चलने वाली थी बल्कि यशश्री के झूठ के बारे में भी पता चलने वाला था। अब यशश्री का कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस को 2 नंबर सामने दिखाई देते हैं। उन दोनों नंबर पर घंटों बातें हुआ करती थी और उन 2 नंबर में से एक नंबर था दाऊद शेख का, जिससे यशश्री घंटों बातें किया करती थी, और दूसरा नंबर था मोहसिन नाम के एक लड़के का। अब बिना वक्त गवाए पुलिस ने मोहसिन को गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद मोहसिन ने बताया मोहसिन और दाऊद शेख दोनों ही दोस्त हैं। लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब यशश्री दाऊद का नंबर ब्लॉक कर देती थी तब दाऊद मोहसिन के नंबर से यशश्री को कॉल करता है। यशश्री से घंटों बातें किया करता था। मोहसिन को जितनी भी जानकारी थी उसने सब कुछ पुलिस को क्लियरली बता दिया था।
अब पुलिस को ये चीज़ तो क्लियर हो गया था कि ये कोई लव ट्रायंगल नहीं बल्कि इसका मेन प्राइम सस्पेक्ट दाऊद शेख ही है। तो दाऊद शेख को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपनी 8 टीमों को लगा दी थी और पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दाऊद उरन से ट्रेन पकड़ता है और बेलापुर पहुंच जाता है। बेलापुर पहुंचने के बाद वो अपने किसी दोस्त से पैसे अपने अकाउंट में लगवाता है और उस पैसे को एटीएम से निकाल लेता है। लेकिन दाऊद को ये पता था कि वो अपने फोन की लोकेशन से जरूर पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अपने फोन को स्विच ऑफ करके पनवेल निकल जाता है और वहाँ पे अपनी दादी के पास फोन रखकर अपने गांव कर्नाटका निकल जाता है। लेकिन जहाँ पर फोन कॉल्स की सुविधाएं बंद हो जाती है वहाँ पे काम आता है पुलिस का सबसे पुराना हथियार किसी को पकड़ने के लिए, वो है मुखबिरी नेटवर्क यानी कि इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क। और पुलिस ने इसी इन्फॉर्मर की नेटवर्क की वजह से दाऊद को कर्नाटका के पहाड़ियों में भटक रहा था और वहां से उसको गिरफ्तार करती है। दाऊद को गिरफ्तार करने के बाद जब दाऊद से पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासे किए वो इस केस में एक नया मोड़ ले आया था। उसने बताया कि 2019 में जब उसको जेल हुई थी तो वहां से जब 1.5 महीने बाद उसका बेल हुआ तो जब वो घर वापस लौट कर आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसको 45 दिनों के लिए बेड रेस्ट पे बताया गया था। वो वहां से शहर छोड़ के कर्नाटका अपने गांव चला जाता है। दाऊद ने यह भी बताया कि उसकी और यशरी की जान पहचान बहुत पहले से है और दोनों एक दूसरों से घंटों बातें किया करते थे। और पुलिस ने जब इस रिपोर्ट को चेक किया तो ये बात भी बिल्कुल सच निकली, दोनों आपस में घंटों बातें किया करते थे। दाऊद ने यह भी बताया कि वो यशरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे शादी करके कर्नाटका लेकर जाना चाहता है। और जब इस चीज को भी वेरीफाई किया गया तो ये भी साफ पता चलता है कि यशरी के चेस्ट पे दाऊद के नाम का एक टैटू भी था। अब 22 जुलाई को दाऊद कर्नाटका से बस पकड़कर उरन के लिए निकल आता है। 23 और 24 जुलाई को दोनों ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया था और दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। लेकिन बार बार शादी का प्रेशर बनाने की वजह से यशरी ने दाऊद को आगे से मिलने से मना कर देती है और बातचीत करने से भी मना कर देती है। अब यशरी का जो सीक्रेट लव अफेयर था वो कहीं ना कहीं एक डेथ में तब्दील होने वाला था, क्योंकि उसका प्राइवेट फोटोज दाऊद के पास था और इसी बात का दाऊद हमेशा फायदा उठाया करता था। और एक दिन तो इतनी ज्यादा हद हो जाती है कि दाऊद ने उन सभी प्राइवेट फोटोज को फेसबुक पर अपलोड करके डिलीट भी कर देता है। इन सभी डर की वजह से और बदनामी होने की वजह से यशरी दाऊद से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और नेक्स्ट डे यानी कि 25 जुलाई 2024 जबकि उसने अपने दोस्त को कॉल करके बताया कि वो किसी शख्स से मिलने जा रही है, वो उससे मिलना तो नहीं चाहती लेकिन मजबूरी के कारण उसको मिलना पड़ रहा है। 25 जुलाई को जब यशरी दाऊद से मिलने जाती है तो उस दिन भी दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं इस लड़ाई का अंदेशा शायद दाऊद को पहले से था और इसलिए वो उसकी तैयारी करके आया था और अपने साथ 2 धारदार चाकू भी लेकर आया था। और लड़ाई बढ़ने के बाद जब उसने अपना आपा खो दिया तो दाऊद ने उन चाकुओं से उस पे इतने ज्यादा वार किए और जब इन सभी चीज़ों से उसका मन नहीं भरा तो उसने पास में पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया ताकि उसका कोई भी शिनाख्त न कर पाए। इस घटना से ठीक 5 दिन पहले यानी कि 20 जुलाई 2024 को कोर्ट ने दाऊद शेख के खिलाफ तारीख पर पेश न होने की वजह से अरेस्ट वारंट जारी किया था, क्योंकि आज से 5 साल पहले यानी कि 2019 में जो पॉस्को एक्ट के तहत जो दाऊद शेख को गिरफ्तार किया गया था उस केस में अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। लेकिन पुलिस ने इस केस को लाइटली लिया था और पुलिस ने दाऊद शेख को उस नोटिस के बाद भी समय से गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और यहाँ तक कि सुरेंद्र कुमार के पूरे परिवार को कुछ भी नहीं पता था कि उनकी बेटी के जीवन में क्या चल रहा है या उसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। चेस्ट पर दाऊद शेख नाम के टैटू का भी कोई अंदाजा नहीं था। इससे ये साफ पता चल रहा था कि या तो बच्चे अपने से ज्यादा होशियार हैं या तो माता पिता कुछ ही बेवकूफ हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अपनी प्राइवेट फोटो शेयर ना किया करें, क्योंकि आप किसी पे भी ट्रस्ट अगर कर सकते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली यानी कि मम्मी पापा के अलावा किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते।